नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं शीतल सोनी आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। भारतीय फिल्मों ने एक से बढ़कर एक स्टार दिए हैं, पर सबसे ज़्यादा उछल कूद व अपने अंदाज में डांस को यूनिक बनाने वाले केवल और केवल एक ही अभिनेता हैं, और वो हैं अपने शम्मी कपूर। मैं अपने दादाजी के शब्दों में कहूँ तो पागल। हाँ, उनके इस अंदाज को मेरे दादाजी पागलपन ही समझते थे। एक घराना जो पूरे भारतीय फिल्म उद्योग में पूजा जाता है, और वो है कपूर खानदान। पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर की परछाई में अपना स्थान बनाना आसान नहीं था। आज शम्मी जी के जीवन के ही बारे में बात करेंगे। शम्मी कपूर का जन्म 1931 में पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। भले ही शम्मी कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके डांस का आज भी हर कोई कायल है। शम्मी कपूर का पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा रहा है, फिर चाहे उनके पिता पृथ्वीराज कपूर हो या युवा पीढ़ी के रणबीर कपूर, करीना और करिश्मा। उनके परिवार को कपूर खानदान के नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए आज इस खास मौके पर आपको शम्मी कपूर के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। शम्मी कपूर को पढ़ने का शौक़ था। वह स्पेस साइंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम शुरू करना चाहते थे। इस दिलचस्पी की कोई ठोस वजह तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन शम्मी कपूर फिल्म और रंगमंच की जगह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते थे। पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी। शम्मी कपूर जब कॉलेज में पढ़ाई करने गए तो कुछ दिनों में ही उनका मोह भंग हो गया। वह अपने कॉलेज में कम और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। शम्मी कपूर को समझ आ गया था कि पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं है। शम्मी कपूर ने जब कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। शम्मी कपूर ने कॉलेज छोड़ने के बाद अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ काम करना शुरू किया। तकरीबन 4 वर्षों तक शम्मी कपूर ने 50 रुपये महीने की तनख्वाह पर पृथ्वी थिएटर में काम किया। इस दौरान उन्होंने खूब सीखा। यहीं एक नाटक के मंचन के दौरान उन्हें निर्देशक महेश कौल ने देखा तो उनको अपनी फिल्म जीवन ज्योति में काम दिया। शम्मी कपूर के घर में बचपन से ही फिल्मी माहौल था। यही वजह थी कि उन्होंने पृथ्वी थिएटर में अभिनय के गुर सीखे। इसके बाद उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। 1948 में शम्मी कपूर को उनको पहला जॉब मिला था। वहाँ वह पर एक जूनियर आर्टिस्ट का काम करते थे। इस काम के बदले उनको 150 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके बाद उन्होंने लैला मजनू, नकाब, तुमसा नहीं देखा, रात की रानी और बसंत जैसी कई ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में काम किया। शम्मी कपूर की शुरुआत काफ़ी ही मध्यम दर्जे की रही और उनकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप हुई। उस दौर में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का जलवा था। शम्मी कपूर कई वर्षों तक मेहनत करते रहे, लेकिन सफलता उनसे दूर रही। बहुत मुमकिन था कि शम्मी कपूर अपने भाई राज कपूर की फिल्म करते, अपने पिता पृथ्वीराज से मदद मांगते, लेकिन शम्मी कपूर ने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा। दिल दे के देखो, तुमसा नहीं देखा, कश्मीर की कली और जंगली, शम्मी कपूर ने अपने दम पर अपनी कामयाबी का परचम लहराया। शम्मी कपूर अक्सर कहते थे कि उन्हें एक बात ने हमेशा दुख दिया है, और वो यह बात है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर, उनके भाई राज कपूर, उनकी पत्नी गीता बाली की कामयाबी से हमेशा उन्हें जोड़कर देखा जाता रहा। जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थीं तो इस तुलना के कारण हर दिन उनके दिल को चोट पहुंचती थी। उन्हें महसूस होता था कि जैसे उनका कोई महत्व नहीं है। शम्मी कपूर का कहना था कि उनके जीवन में जो एकमात्र इंसान उनकी काबिलियत पर पूर्ण विश्वास करता था, उसका नाम गीता बाली था। शम्मी कपूर कहते थे कि चाहे कैसा भी समय हो, गीता बाली ने हमेशा उन पर यकीन किया।
गीता बाली को सदा यकीन था कि शम्मी कपूर एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। शम्मी कपूर के मुताबिक उन्होंने ख़राब दौर से बाहर निकलकर जब फिल्में चुनी तो इस चुनाव में हमेशा गीता बाली साथ रही। शम्मी कपूर ने फिल्म जंगली, तीसरी मंजिल का चुनाव गीता बाली के सहयोग से ही किया था। गीता बाली की आकस्मिक मृत्यु ने शम्मी कपूर को अकेला कर दिया था। शम्मी कपूर को शराब और सिगरेट पीने की भी लत थी। इस कारण वह हमेशा अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से एक दूरी बनाकर रखते थे। उनके भीतर एक लिहाज था पिता का। जब शम्मी कपूर ने गीता बाली से विवाह किया तो पिता को सूचना देकर भोपाल पहुंचे। पृथ्वीराज कपूर जब भोपाल में नाटक कर रहे थे। भोपाल पहुंचकर शम्मी कपूर ने पिता पृथ्वीराज कपूर से आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताएंगे। शम्मी कपूर ने अपना वादा निभाया। उनके बीच की झिझक ख़त्म हो गई। शम्मी कपूर अब अपने पिता के साथ ही शराब के पैक पीते और खूब सारी बातें करते। शम्मी कपूर का कहना था इस तरह उन्हें अपने पिता के साथ खूब समय बिताने का मौका मिला। एक दौर में शम्मी कपूर को रेबल स्टार के नाम से भी जाना गया। एक दौर था जब हिंदी सिनेमा में केवल 3 अभिनेताओं का वर्चस्व था। ये नाम थे राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। इसके अलावा सभी एक्टर्स को निचले पायदान पर रखा जाता था। उनकी आवाज़ नहीं होती थी, मगर शम्मी कपूर ने इस बात को चुनौती दी। दिल दे के देखो, तुम सा नहीं देखा, जंगली, कश्मीर की कली, ब्रह्मचारी अंदाज से न केवल शम्मी कपूर ने तीनों अभिनेताओं के वर्चस्व को चुनौती दी बल्कि अपनी पहचान भी स्थापित की। आइए अब बताते हैं शम्मी और गीता बाली के प्रेम की बातें। शम्मी कपूर की पहली शादी 50-60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से हुई थी। दोनों ने यह शादी घरवालों को बताए बिना की थी। शम्मी कपूर की बायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात 1955 में मिस कोको कोला के सेट पे हुई। गीता बाली से मुलाकात उनके डायरेक्टर दोस्त हरी वालिया ने फिल्म कॉफ़ी हाउस, जो 1957 में रिलीज हुई थी, की शूटिंग के दौरान करवाई थी। लेकिन जब दिल के दरवाजे पे मोहब्बत ने दस्तक नहीं दी थी, उसके बाद दोबारा मुलाकात हुई। फिल्म रंगीन रातें, जो कि 1956 में रिलीज हुई, की शूटिंग के दौरान जो रानीखेत में फिल्माई जा रही थी, इसमें गीता बाली का छोटा सा कैमियो रोल था, जो उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से स्टार होने के बावजूद जिद करके मांग लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि गीता बाली को पहाड़ों और वादियों से प्यार था और वो प्राकृतिक सौंदर्य में ही रहना चाहती थी। गीता बाली केदार शर्मा की ही खोज थी, सो शर्मा जी इनकार नहीं कर सके। शम्मी कपूर के शब्दों में, हम लोग वहाँ रानीखेत में 20 दिन से शूटिंग के लिए, और फिर पहाड़ी जगह, पहाड़ी गाना, वादियाँ, खूबसूरत लड़की, जवान लड़का, इश्क हो गया जी। और फिर एक दिन कुछ अद्भुत घट गया। शम्मी कपूर की टीम के साथ गीता बाली भी शिकार को निकल पड़ी। शुक्र है इन्होंने तब कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं किया। शम्मी कपूर शिकार के लिए एक बाघ का पीछा कर रहे थे, जो शिकारी दल को लगातार काफ़ी समय से चकमा दे रहा था। थक हार कर देर रात जब वो वापस लौटने की बारी आई तो शम्मी कपूर की जीप काफ़ी पीछे रह गई और गीता बाली की गाड़ी बहुत आगे निकल गई। लेकिन तब शम्मी कपूर की गाड़ी गीता की जीप तक पहुंची तो सबने मंजर देखा वो हैरत अंगेज था। गीता बाली अपनी जीप के बोनेट पर खुले में बैठकर शम्मी कपूर को बुला रही थी और इशारा कर रही थी उस बाघ की ओर जो झाड़ियों से निकल रहा था। ये वही बाघ था जिसके शिकार की तलाश में शम्मी कपूर निकले थे, मगर जिसे ये लड़की, ये रील वाली हीरोइन, रियल सिचुएशन में टाइगर के सामने निर्भय होकर घूरे जा रही थी। शायद अब शम्मी कपूर को मालूम चला कि ये बेबे उस कौम की है जिसका उद्घोष रहा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। आगे उन्होंने जिक्र किया उस दिन का जिस दिन शम्मी कपूर को गीता बाली से अगाध प्रेम हो गया। आई फेल इन लव विद हर मैडली। वह तिथि थी 2 अप्रैल 1955।
फिर ठान लिया कि ब्याह करना है तो इसी के साथ करना है, और इसके बाद लगातार गीता बाली से शादी करने को कहते रहे। गीता टालती रही। आगे आने वाले 3 महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। शम्मी शादी को कहते और गीता बाली इनकार कर देती। फिर आई 23 अगस्त 1955 की शाम। हमेशा की तरह शम्मी कपूर ने फिर शादी को कहा, मगर आज शादी की बात सुनकर गीता ने इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी आज ही होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। शम्मी कपूर अवाक रह गए। अचानक सामने आन पड़ी स्थिति से कैसे निपटना है यह समझ नहीं आया, तो तुरंत अपने मित्र हरी वालिया को बुलाया। फिर भागे जॉनी वॉकर के घर, क्योंकि याद आ गया था कि उनके परम मित्र जॉनी वॉकर ने अभिनेत्री शकीला की बहन नूर को भगाकर पिछले हफ्ते ही शादी रचाई थी। तो एक सप्ताह वाला अनुभवी बंदा था, सही दिशा दिखलाएगा। लेकिन जब वे जॉनी वॉकर के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई मैं मुस्लिम हूँ, मस्जिद गया और निकाह पढ़वा लिया। तुम्हें मंदिर जाना होगा जहाँ पंडित जी तुम्हारी शादी संपन्न कराएंगे। सो आनन फानन में तीनों बाणगंगा मंदिर पहुंचे, लेकिन विलंब के कारण पंडित जी ने कहा, मंदिर के द्वार अब बंद हो चुके हैं, भोर में जागरण होगा, मंदिर खुलेगा, आ जाना, शादी करवा देंगे। शम्मी और गीता निर्णय ले चुके थे, पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। सो शम्मी कपूर गीता बाली हरी वालिया को लेकर अपने घर मटुंगा पहुंच गए। उनके माता पिता रंगमंच प्रदर्शन के लिए भोपाल गए थे। सो इस रात गीता के घर ठहरने में कोई अड़चन नहीं थी। तीनों ने भोजन के बाद सारी रात आंखों में काट दी और 24 अगस्त 1955 को प्रातः 4-5 बजे बाणगंगा मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए। पुजारी ने जब मंदिर के पट खोले तो इन युवाओं को देखकर वो भी अचंभे में पड़ गया। शम्मी कपूर और गीता बाली का विवाह पवित्र अग्नि के फेरों के साथ संपन्न हुआ। अब बारी आई वधू की मांग भरने की, तो सिंदूर नहीं होने पर गीता ने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और उस लिपस्टिक से शम्मी ने गीता की मांग भरकर अपनी जीवन संगनी बना लिया। शम्मी को अपने घर वालों की तरफ से थोड़ा डर लग रहा था कि वे गीता को कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक तो गीता शम्मी कपूर से आयु में भी 1 वर्ष बड़ी थी, दूसरे गीता उनके भाई राज कपूर और पिता पृथ्वीराज कपूर की भी हीरोइन रह चुकी थी। लेकिन समस्त परिवार ने इस जोड़े को हृदय से आशीष देकर स्वागत किया। इसके बाद इस दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 1956 में और एक लक्ष्मी भी आई 1961 में। विवाह के बाद शम्मी कपूर का फिल्मी सितारा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। वे हिंदी फिल्म जगत के अनोखे और अत्यंत सफल सितारा बन गए। 1964 के अंत में गीता बाली गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और 21 जनवरी 1965 को इस नश्वर संसार को छोड़ चिरंतन में लीन हो गई। पत्नी की मृत्यु की वेदना, छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण, शम्मी कपूर बीमार हो गए, टूट गए, पर घर वालों ने संभाल लिया और 4 साल बाद आग्रह किया कि शादी कर लो, कम से कम बच्चों की खातिर ही कर लो। तो 1969 को शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी कर ली और नीला देवी ने जिस समर्पण से बच्चों को और पति को संभाला वो आज तक एक मिसाल है। शम्मी कपूर की पुत्री कंचन ने अपने कॉलेज फॉर्म में माता के स्थान पर नाम लिखा श्रीमती नीला देवी कपूर। जब नीला देवी ने पूछा कि गीता जी का नाम क्यों नहीं लिखा, तो बेटी कंचन बोली, मैं अपनी माँ का आदर करती हूँ परंतु उन्हें जानती नहीं हूँ। मैंने जाना तो सिर्फ आपको है, आप ही मम्मी हैं। याद रहे अब शम्मी कपूर नीला देवी के पति थे और आदित्य कपूर एवं कंचन नीला देवी के बच्चे थे। हर देवकी को नमन, इस संसार की हर यशोदा को नमन। ये सारी घटनाएं फिल्म निर्माण के दौरान घटी, इसलिए जो वर्ष उल्लेखित हैं वे उपरोक्त फिल्मों के रिलीज वर्ष हैं, कृपया ध्यान रखिएगा। अब बातें करेंगे शम्मी कपूर के आइकॉनिक डांस की। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी जी एक दूसरे के पूरक रहे हैं।
शम्मी जी का कोई भी गाना उठा लो, उनके अंदाज में वो रफ़ी जी नहीं गाया है। चाहे तुमसे अच्छा कौन हो, या फिर बदन पे सितारे लपेटे हुए, या चाहे कोई मुझे जंगली कहे, या तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ऐसे अनगिनत व गुनगुनाने वाले सॉन्ग कमाल का कॉम्बिनेशन है। मोहम्मद रफ़ी की महानता यही है कि उन्होंने देवानंद और शम्मी कपूर के लिए गीत गाए और दोनों ही के गीत अलग अंदाज में पेश किए। शम्मी कपूर के लिए गाते हुए मोहम्मद रफ़ी ने जिस ऊर्जा, उत्साह, रोमांच को पैदा किया, उसे शम्मी कपूर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सिनेमा के पर्दे पर जीने का काम किया। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की जोड़ी दर्शकों को खूब लुभाया। पुराने फिल्मी गानों को आप जितनी बार भी सुने, हमेशा उनमें एक ताजगी महसूस होती है। गाने के बोल हों, संगीत हो या फिर आवाज़ हो, सब कुछ इतने बेहतर तरीके से गढ़ा जाता था कि वे सदाबहार बन जाया करते थे। यही कारण है कि पुराने गानों की अहमियत आज भी बनी हुई है। आज हम आपको 1969 में आई फिल्म प्रिंस के फेमस गाने बदन पे सितारे के बारे में बताते हैं। प्रिंस फिल्म को लेक टंडन ने निर्देशित किया था और इसे अबरार अलवी ने लिखा था। फिल्म में शम्मी कपूर, वैजंती माला, अजीत और राजेंद्र नाथ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के संगीत की बात करें तो गाने शंकर जयकिशन ने कंपोज किए थे। फिल्म के गीत हसरत जयपुरी और फारूक कासिर ने लिखे थे। वही मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने फिल्म के लिए आवाज़ दी थी। कई बार गानों के कहानी बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प होती है। इस सदाबहार गाने के बनने की कहानी भी बेहद अलग है। किताब यस्टरडेज मेलोडीज टुडेज मेमोरीज के अनुसार हसरत जयपुरी एक दफ़ा जयकिशन के साथ एक नाइट क्लब में गए थे। इस दौरान वहां एक कैबरे डांसर दिखाई दी जो लाइट से बनी ड्रेस पहनकर परफॉर्म कर रही थी। वह डांस करते हुए हसरत और जयकिशन के पास आई और चली गई। बस उसी वक्त हसरत जयपुरी के दिमाग में शब्द आए, बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रही हो। उसी वक्त जयकिशन ने भी गाने की शुरुआती धुन तैयार कर दी। इस गाने को 5 लोगों ने मिलकर खास बना दिया था। पहले हसरत जयपुरी, जिनके दिमाग में यह बोल आए। दूसरे शंकर जयकिशन की जोड़ी, जिन्होंने इसे करण प्रिय संगीत दिया। तीसरे मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने गाने में जान फूंक दी। और चौथे और पांचवें हैं शम्मी और वैजंती, जिन पर यह गाना फिल्माया गया। इन्होंने अपने अंदाज से गाने को हमेशा के लिए खास बना दिया। और एक दौर ऐसा भी आया जब शम्मी कपूर की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी, और वो समय था राजेश खन्ना के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आया बदलाव। शम्मी कपूर अपने कैरियर की ऊंचाइयों पर थे, तभी राजेश खन्ना की आंधी ने फिल्म आराधना से दस्तक दी और एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। शम्मी कपूर समझ गए कि अब उनका दौर जा रहा है। शम्मी कपूर ने सहजता से इस बात को स्वीकार किया। आने वाले दिनों में शम्मी कपूर ने चरित्र अभिनेता की तरह फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने बतौर निर्देशक संजीव कुमार के साथ मनोरंजन और राजेश खन्ना के साथ बंडलबाज नाम की फिल्म बनाई। दोनों फिल्में कुछ खास नहीं कर सकी। महान योगी हैड़ा खान बाबा से शम्मी कपूर की मुलाकात सन 1974 में हुई थी। अगले 10 वर्षों तक हैड़ा खान बाबा के साथ शम्मी कपूर ने जीवन की शांति महसूस की। शम्मी कपूर का रहन सहन, पहनावा सब आध्यात्मिक हो गया। शम्मी कपूर ने खुद को दुनिया की दौड़ से दूर कर लिया, पर कभी कभी कुछ अच्छे किरदारों में नज़र आते रहे। ये फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि शम्मी कपूर ने अपने वक्त को सहजता से लिया। चरित्र भूमिकाओं में भी शम्मी कपूर ने जान डाल दी, चाहे उनकी वो प्रेम रोग फिल्म हो, घराना फिल्म हो, अन्य कई फिल्में हो। इस तरह हम देखते हैं शम्मी कपूर ने अपने जीवन में एक से एक बढ़कर फिल्में की
और अपने जीवन को अच्छी तरह जिया। तो दोस्तों, ये थी भारत के महान और यूं कहूँ यूनिक अभिनेता शम्मी कपूर के जीवन की कुछ खास बातें। अगली बार फिर आपके लिए कुछ खास लेकर आएंगे। तब तक के लिए शीतल सोनी को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।